गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पिछली क्लास हम लोगों ने कहाँ से छोड़ी थी। ठीक है, हम लोग क्वाड शुरू करने वाले थे और क्वाड भी शुरू की हमने वो। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानना था। आइए हम लोग पूरा आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कोऑर्डिनेटर का क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम बेसिक। अभी किसी कैटेगरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। कैटेगरी में तो फिर हम रेक्टेंगल पे आ जाएंगे, स्क्वायर पे आ जाएंगे, पैरेललोग्राम पे, है ना। तो कैटेगरी की बात बाद में करेंगे। जो बेसिक होता है, बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बेसिक नहीं कर पाते हैं और उसका एरिया नहीं निकाल पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, पोस्टमार्टम। क्या करने वाले हैं भाई, पोस्टमार्टम करने वाले हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भैया जिन बच्चों को क्वाड्रिलेटरल का मतलब नहीं पता तो वो लोग जान ले भाई, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो आज हम लोग करने वाले हैं चतुर्भुज का पोस्टमार्टम। चलिए शुरू करते हैं। अब आपसे मैं अगर पूछूं छोटी सी बात की, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्या है चतुर्भुज, है ना। तो सिंपल सी भाषा आती है कि चतुर्भुज क्या है सर, एक क्लोज्ड फिगर है। अ क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति है। किसकी, ऑफ फोर साइड्स, ऑफ फोर साइड्स। भाई ऐसी अंग्रेजी नहीं है कि तुम नहीं समझ पाओ। ठीक है, चार भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। हर छोटी से छोटी बात बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें बनेंगी। ठीक है, तो जैसे कैसे सर, जैसे हमने एक आकृति बना दी है, ये रहा। ठीक है, नाम दे दिया सर, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अब इनका नाम दे दिया है। इसको एंगल ए कहते हैं, इसको एंगल बी कहते हैं, इसको एंगल सी कहते हैं, और इसको एंगल डी कहते हैं। ठीक, अब छोटी छोटी बातें और जानिए थोड़ी सी। जैसे ये है हमारी, ये इसको बोलते हैं साइड ए बी। क्या बोलेंगे, साइड ए बी। और ये क्या है, साइड ए डी। तो ये जो अगल बगल की साइड्स होती हैं, अगल बगल की जो साइड्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं संलग्न भुजाएं। क्या बोलते हैं भैया, संलग्न भुजाएं। ठीक है, संलग्न भुजाएं। और जैसे एक एंगल ये है अल्फा और एक एंगल ये है बीटा। ठीक, एक एंगल ये अल्फा और एक ये बीटा अगल बगल में है, या ये एंगल मान लेते हैं गामा। तो आप कहोगे कि इसके बगल में ये भी और इसके बगल में ये भी है, तो इनको हम कहते हैं संलग्न कोण। क्या कहते हैं भैया, संलग्न कोण कहते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको। अगर मैं कहूँ कि संलग्न भुजाएं कौन कौन सी है, तो आप कहोगे ए बी और ए डी। फिर मैं आपसे कहूँ ए बी और बी सी। फिर आपसे कहूँ बी सी और सी डी। फिर आपसे कहूँ सी डी और ये। तो ये क्या है भैया, संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न कोण। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर ये क्यों बता रहे हैं, बेटा जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लैंग्वेज बड़ी प्रॉब्लम करता है। उसने कहा कि एंगल अल्फा और बीटा संलग्न कोण है। अब बच्चा संलग्न कोण नहीं समझ पाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे ये इसके सामने है तो इसको बोला जाता है सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं भैया, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। इसके मुंह के सामने है, इसको बोलेंगे सम्मुख कोण। तो ये छोटी छोटी बात है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब आइए नॉर्मल। अभी हम ऐसे बेसिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये दे दिया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। अभी किसी कैटेगरी में नहीं है, मैंने इस साइड को दे दिया स्मॉल ए, इसको दे दिया स्मॉल बी, इसको दे दिया स्मॉल सी और इसको दे दिया स्मॉल डी। और मैंने इनकी साइड्स दे दी। मान लेते हैं स्मॉल ए 5 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 7 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया 6 ही मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिर मैंने कहा कि एक काम करो, आधे बच्चे आप जरा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चतुर्भुज का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए, देखिए क्या आप सच में इसका एरिया निकाल पाए हो, इस चतुर्भुज का एरिया क्या सच में निकाल पाए हो। कोशिश करके देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ट्राई करके बताओ। ट्राई कर लिया होगा, जिनका बेसिक बेचा अच्छा है, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्होंने तो कर लिया होगा। बाकी कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई होगी कि भाई वो इसको क्या नहीं कर पा रहे होंगे, इसका एरिया नहीं निकाल पा रहे होंगे। ठीक, तो आइए मैं बताता हूँ। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन जो इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, है ना निकाल पा रहे होंगे। तो आइए इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं एक त्रिभुज दे देता हूँ आपको, ठीक है,
त्रिभुज दे देते हैं जैसे ए बी और सी, इसकी साइड ए के सामने स्मॉल ए बी और ये सी। अगर मैं इसका कहूँ एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए आप एक यूज़ करते हो जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, याद है कि नहीं? एरिया बराबर होता है ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद आया भाई? सेम चीज यहाँ भी लगाते हैं कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या निकालना है भैया? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। जहाँ एस क्या है सर? तो एस है बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। और यहाँ एस क्या था? यहाँ एस था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीन भुजाएं हैं तो इन तीनों का योग बटे 2। इसको अर्ध परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध परिमाप। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा सर। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आइए मैं तो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, उम्मीद दिख रहा होगा आपको। आइए देखते हैं। ये था 5, ये 6, 6 12, 7 5 12, 12 24, 24 का आधा, एस बराबर क्या आ जाएगा? 24 का आधा। आंसर आ गया 12। ठीक, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होगा भाई? अंडर रूट के अंदर 12 में से 5 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 12 7 गया 5। तो आपने देखा कि ये 6 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 7 बना 35। तो ये इसका एरिया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत आसान चीज़ है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका एरिया भी निकालना नहीं आता कि एरिया निकलेगा कैसे इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे लिख लीजिए। ठीक है, हो सकता है पॉलिसीज़ की वजह से स्क्रीनशॉट आप ना ले पाओ, तो आप इसको लिखते जरूर चलिएगा। ये छोटी सी बात थी हमारी। तो बताइए भाई एरिया निकाल पाओगे? ठीक, ये तो बात हो गई तब जब चारों साइड्स दी हैं। जब क्या दी है भाई? चारों साइड्स दी है। मान लो सर कभी ऐसा आ जाए कि कोई चतुर्भुज आपको मिल जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और कह दे ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरह से एक विकर्ण मिला दे आपको ऐसे। ठीक है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर हाइट डाल दे, कह दे h1, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दे और कह दे h2 है ये। ठीक है, ये हाइट h2 है, ये हाइट h1 है, और आपसे कहे कि एरिया बता दो। तो भैया इस तरह में इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है, देखो आप ध्यान से अगर देखो तो इसको फोकस करो। क्या ये वाला जिसपे सांप चल रहा है, क्या ये वाला, क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है? और इस त्रिभुज का एरिया क्या होता है? तो आपको 1/2 आधार। आधार क्या है भाई? तो आधार है बी डी और उसकी हाइट, तो क्या होगा भाई? h2। अगर मैं इस वाले का निकालना चाहूँ तो क्या होगा भाई? तो फिर से आप कहोगे त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार क्या है भाई? फिर से वही है बी डी, और लेंथ क्या है भाई? h1। क्या है? h1। तो आप कहोगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो 1/2 बी डी, 1/2 बी डी दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 बी डी कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया h1 प्लस h2। क्या बच गया भाई? h1 प्लस h2। क्या बच गया? h1 प्लस h2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं एक चीज़ इसी से रिलेट करके एक और बताता हूँ, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कुछ इस तरह का है, देखते रहिए। एवरीथिंग बोला है मैंने, आज पोस्टमार्टम करना है तो फिर पोस्टमार्टम है, खत्म, कुछ नहीं बचेगा आज। ठीक है, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए, जैसे हमने अभी इस तरह का बनाया चतुर्भुज, ठीक है, इस तरह, और नाम दिया फिर से वही ए बी सी और डी। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैं लाइन खींच देता हूं इस तरह से, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण खींच देता हूं, और एक विकर्ण में यहाँ से ऐसे खींच देता हूँ। इस लेंथ को मैं कह रहा हूँ स्मॉल ए, इस लेंथ को मैं कह रहा हूँ स्मॉल बी, इस लेंथ को मैं क्या कह रहा हूँ? स्मॉल ए, और इस लेंथ को क्या कह रहा हूँ? स्मॉल बी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया, और बटे में त्रिभुज बी डी सी का एरिया, त्रिभुज बी डी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा? आपको अगर ये निकालना हो कभी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा, जो इनका एरिया होगा वो होगा ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। कुछ बात पल्ले पड़ेगी आगे जब मैं इनको रिलेट करूंगा और चीज़ों से। ठीक है, अब बात आती है आया कहाँ से है। तो भाई अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहूँ
तो आप कहोगे एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, बोलो, मान लेते हैं h1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, मान लेते हैं क्या है h2 है। तो भाई जो इनके हाइट का रेशियो होगा वही इनके इस साइड का भी रेशियो होगा, आपको ये बात पता हो। तो आपने देखा कि यहाँ से ए और बी का जो रेशियो, मतलब जो लेंथ ए और बी से है वही इनका एरिया का रेशियो होगा। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए ये लेंथ सी है और ये लेंथ डी है, तो भाई जो एरिया इस पार्ट का होगा और जो एरिया इस पार्ट का है, तो इस पार्ट और इस पार्ट के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप देख के बता सकते हो क्या होगा भैया, सी अपॉन डी। क्या होगा भाई, सी अपॉन डी। इसको आप लिखते चलिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, बहुत सारी किताबों में ऐसा होगा जो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ें बताते हैं। चलिए एक बेसिक बात और करते हैं भाई, कंसेप्ट नंबर डालते चलिएगा आप, ठीक है। अगला जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। अगर मैं आपसे कहूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। हाँ हाँ, कितना होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कितना होता है, 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। इधर देखने का होगा, हो सकता है आपको, ठीक है। तो होता है कितना, 360। तो कहने का मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है। छोटी सी बात, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। क्यों सब पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ जरा उसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। आइए बहुत बेहतरीन चीज़ पूछने जा रहे हैं आपसे, इसको मैं किनारे कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक चतुर्भुज है कुछ इस तरह का, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि काम करते हैं, ये एंगल है मान लेते हैं 110 डिग्री, सही से लिख देते हैं 110 डिग्री, और मान लेते हैं कि ये एंगल है 80 डिग्री। कितना है, 80 डिग्री। फिर मैंने कहा कि ये जो एंगल बचा है डी, इस एंगल डी का बायसेक्टर, बायसेक्टर का मतलब ये और ये एंगल बराबर है, इस एंगल का बायसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, और मान लेते हैं कि ये एंगल x डिग्री है। तो आपसे कहेगा कि एक काम करो, x का मान बता दो। अच्छा, आप जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ वीडियो को रोकिए, अब जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए क्या आप डायरेक्टली इसका आंसर बता पा रहे हो, तो फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊं और आपको चीज़ें समझाऊं। चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और बताइए x का मान क्या होगा। कर लिया होगा आप लोगों ने, ट्राई जरूर किया होगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ एक्स से, वैसे सर, तो आपने कहा एक काम करते हैं हमें एक्स निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ 190/2 और आंसर आ गया 85 डिग्री, खत्म। तो भाई क्या आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसे कर लो, कितने बच्चों का 85 आ रहा है, जैसे भी किया हो प्लीज़ आप जरा समझिएगा कि सर आपने ऐसा तो नहीं किया कि इन दोनों को जोड़ा है और इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपने बटे 2 कर दिया है। देखो भाई 110 और 180, 80 190 और बटे 2, आंसर कितना, 85। क्या सर ये कंसेप्ट है या आपने कुछ जादू किया है? तो भाई जादू वादू नहीं किया, ये कंसेप्ट ही है। आइए चलो इसको समझते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो उसी पर है जो अभी बताया था, चारों कोणों का योग क्या होता है, ए बी सी और डी, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, तो आप कहोगे सर 360। कितना होता है भैया, 360। अच्छा, अभी आपने बोला कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, इस एंगल का एंगल बायसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक और इस एंगल का कोण समद्विभाजक, ठीक, ये एंगल है उसके बराबर और ये एंगल x डिग्री, हमें ये निकालना है, ठीक है। अच्छा चलो एक बात पूछते हैं आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, जरा ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज। अच्छा एक तो बात तो पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, तो आप कहोगे सर 180 होता है, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। अच्छा अगर इस एंगल, ये पूरा एंगल डी था और ये आधा आधा कर रहा है, तो क्या ये एंगल d/2 होगा, क्या ये एंगल d/2 होगा। ये पूरा एंगल सी था, ये आधा कर रहा है, तो क्या ये एंगल c/2 होगा, और प्लस एक्स। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं
तो फिर इन तीनों का योग कितना आएगा, 180 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को पूरे को बटे से कर देते हैं 2। सर 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 360 है, हमें 180 बनाना है। जब आप इसको करोगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, बताओ जरा। हाफ एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 बराबर कितना, 180। बोलो। अब आप देखो ध्यान से, D/2 C/2 D/2 C/2 दिया है पहले से, हमें बचा है x, और ये 180 के बराबर, ये भी 80 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप बचेगा A/2 प्लस B/2, और इधर बचेगा x। क्या बचेगा, x। तो आपने देखा कि ये जो दो बचे हुए एंगल्स हैं, ये जो दो बचे हुए एंगल्स हैं, इन दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए, तो इससे डायरेक्टली ये वाला वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बताइए, समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था ये। कितने बच्चों को पता था, जिनको पता था बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता था अभी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बेहतरीन कंसेप्ट है, इस तरह का बना लीजिए, और ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों का आधा होता है। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होनी चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए एंगल बाइसेक्टर। कैसी होनी चाहिए भैया, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर, कोण समद्विभाजक। क्या होता है भैया, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ठीक है, चलिए, उम्मीद है इतनी बातें, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे हम लोग आज। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। चलिए आगे बढ़े, इसी एंगल से रिलेटेड चीजें सीखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगला अगला जो कंसेप्ट बताने चल रहे हैं, जो भी हो नंबर डाल लीजिएगा अपने। इसे बना लेते हैं, मेरे पास मान लेते हैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नाम दे दिया मैंने A, B, C और D। फिर मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ और इधर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ। आपको पता है जब किसी लाइन को हम बढ़ाते हैं तो वहां पर बनता है एक एक्सटीरियर एंगल। क्या बनता है भैया, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझते हैं भैया, बाह्य कोण। क्या बोलते हैं भैया, बाह्य कोण। इधर भी एक बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं भैया, इसको x और इसको y। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मान लेते हैं ये एंगल दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं, वैसे ये क्या था, d था, तो एक काम होते हैं, इसको स्मॉल d मान लेते हैं। ठीक, और इसको मान लेते हैं स्मॉल b। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मान लो ये दो एंगल दिए जाए और आपसे ये दोनों पूछ लिए जाए, तो क्या डायरेक्टली निकाल पाओगे। कहने का मतलब कहूँ कि ये एंगल दिया है 70 डिग्री और ये एंगल दिया है 100 डिग्री। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ x प्लस वाई का। तो कुछ बच्चे तुक्के मार सकते हैं यहाँ पर, और कुछ बच्चे जिनको कंसेप्ट पता होगा वो आंसर बता सकते हैं। तो भाई जिनको नहीं पता है जरा ध्यान से सीखिएगा, इसका डायरेक्टली आंसर होता है x प्लस वाई का जो मान होगा, ये जो दो बाह्य कोण है इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों को छोड़कर बाकी बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब d प्लस डी। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। सर आया कहाँ से, जरा उसको बताइए। सर आया कहाँ से, जरा उसको बताइए। इसी में बताऊं या आगे पेज पे ले चलो। चलिए इसी पे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक, चलिए अच्छा ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, बोलो जल्दी से, कितना होता है, 180। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ये y डिग्री है तो ये एंगल कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस वाई। बढ़िया सर। अच्छा एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना, 180, ये x है, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना है, 180 माइनस एक्स। तो क्या अंदर के चारों एंगल पता चल गए। और आपको तभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी, क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भैया, 360। वेरी गुड। तो आप जोड़ोगे तो b प्लस डी प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर कितना, 360। 180 180 60 कट गया, एक्स माइनस का वाई इधर आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि b प्लस डी बराबर आ गया x प्लस वाई। b प्लस डी बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। ठीक है, आज कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये नॉर्मल चतुर्भुज है बेटा, जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए
इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करिए भाई इसको जल्दी से नोट, और कमेंट करके बता भी दिया करिए आप लोग, है ना, कि क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बहुत तेज जा रहा है। बहुत तेज जा रहा है तो स्लो करके पढ़ लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, जितना करा दे रहे बेटा मोर देन इनफ है इतना, आप इसको पढ़िए और प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस से ही सारा कुछ है, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तब तो बना रहेगा, प्रैक्टिस किया दिमाग से निकल जाएगा। आप सोचो कि लोग भूल जाते हैं लोगों को, है ना, कितने बहुत दिन हो गए नहीं मिले, बात नहीं करी, देखा नहीं, तो लोग धुंधली धुंधली यादें हो जाती हैं, समझो लोग ये भूल जाते हैं लोगों को। तो ये तो कंसेप्ट है बेटा, अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये भी दिमाग में धुंधले धुंधले हो जाएंगे, पेपर में आपको लगेगा कि यार पढ़ा पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है, बट नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो आपको उनको फोकस करना होगा, चीज़ों को लेके चलना होगा, 2 बार 3 बार चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ कर ली होगी, जल्दी से लिखिए भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट फिर से देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, फिर से नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। चतुर्भुज है बेटा, कैटेगरी नहीं पढ़ रहे हम लोग अभी तक, अभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास चतुर्भुज है ए बी सी डी, और आपसे कोई ये बोल देता है, गारंटी ले लेता है, क्या ले लेता है भैया, गारंटी ले लेता है क्या, कि भैया इसके जो विकर्ण है D1 और D2 ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस विकर्ण को मिला दूं और इस विकर्ण को मिला दूं तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर है तो यहाँ भी कितना 90, यहाँ भी कितना 90, और यहाँ भी कितना 90। तो ये 90 पर कट करेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी बड़ी जानदार है, बहुत शानदार है। क्या कि AD का स्क्वायर, किसका भैया, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है किसके भैया, AB के स्क्वायर के प्लस DC के स्क्वायर के। सर ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है, इसका मतलब है कि ये तभी लगेगा, ये प्रॉपर्टी तभी यूज करेंगे जब दोनों विकर्ण कितने पर कट करेंगे, 90 पर कट करेंगे। कितने पर कट करेंगे भाई, 90 पर कट करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सर आया कहाँ से, जरा एक बार बता दीजिए। ठीक है, एक बार बता दीजिए, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए भाई इसको बताते हैं कैसे आया ये। ठीक है, क्योंकि क्यों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्यों अगर नहीं जान पाए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आइए जरा सीखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पाइथागोरस आता है? हाँ सर पाइथागोरस तो आता है हमको। अगर पाइथागोरस आता है आपको, तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर ये 90 पे कट कर रहे हैं तो ये बेस कितना, ध्यान दीजिएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये किसका काम करेगा, कर्ण का, 90 के सामने वाला कर्ण है। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए अगर इस लेंथ को x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, AD स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ AD स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड सर। इसको थोड़ी देर के लिए z मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। तो फिर ये देखो 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री के सामने ये क्या है, कर्ण है। कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर AB स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ऐसे क्या मैं BC स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, BC स्क्वायर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। वेरी गुड। क्या ऐसे CP स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा सर, M स्क्वायर वाई स्क्वायर, M स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन पहली, इसको इक्वेशन दूसरी, इसको इक्वेशन तीसरी, और इसको कहते हैं चौथी। तो आप ध्यान से देखो, आपने कहा AD प्लस BC, तो AD प्लस BC अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो एक्स वाई जेड एम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर होगा क्या, इसके देखो इस वाले के, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एम स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों के स्क्वायर बराबर हैं तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के। बताइए भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये तभी होगा जब एक चीज याद रखेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए, तो क्या कि D1 और D2 इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जब ये होगा तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी। बताइए भाई बात समझ में आई कि नहीं? इसको जल्दी से लिख लीजिए, उम्मीद है चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी फिर से मान लेते हैं। हमारे पास क्या है भैया? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या है हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लिया ए बी और सी और डी। क्या है भाई? ए बी सी और डी। अब हमारे पास जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है और मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि ये नाम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एन, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट पी, और मैं कहूँ कि ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। क्या है भैया? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स का मतलब भाई ये क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है और आपसे मैं कहूँ कि इनको मिला दूँ, ये रहा, ये रहा, ठीक, ये रहा और ये रहा, और अंदर एक आकृति फिर से बन गई एम एन ओ पी। तो जो एम एन ओ पी ये जो बना है क्या सर? चतुर्भुज। क्या बना है? चतुर्भुज। ये कैसा होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन है मेरे पास, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, दूसरा सम चतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा वर्ग। ठीक, वर्ग। अब कोई बच्चा बताए जल्दी से, और ध्यान रखना ये मैं कोई कैटेगरी अभी नहीं बताया हूँ, ये कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, ये चतुर्भुज कौन सा मैंने ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये एम, ये जो एम है, एन है, ओ है, पी है, ये केवल मध्य बिंदु है, इनको मैंने मिलाया एक चतुर्भुज बना। तो बताओ इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? अब कुछ बच्चे हैं जो ना तुक्के मारने से उत्तर देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी बातें बतानी पड़ेंगी और थोड़ी बातें आपसे पूछनी भी पड़ेंगी। सर क्या पूछने वाला? आइए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये वाली थ्योरम पढ़ी है? ये कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के दोनों साइड को अगर मैं मिला देता हूँ, इन दोनों मध्य बिंदुओं को अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ, तो आपको पता होगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है। बोलो, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे और साथ में आधी हो जाती है। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं भैया? मध्य बिंदु प्रमेय। ये इसकी आधी, अगर ये ए है तो ये लेंथ a/2 होगी और इसके पैरेलल होगी। ये लेंथ ए है तो ये लेंथ a/2 होगी और इसके क्या होगी? आधी होगी। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करने चल रहे हैं यहाँ पर, हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करने चल रहे हैं यहाँ पर। सर कैसे? आइए जरा, तो एक काम करते हैं, मैं इसको वापस इधर थोड़ा ले आता हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मिला दे रहा हूँ। ठीक है, विकर्ण मिला दिया मैंने, और आपने जैसे ही विकर्ण मिलाया तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा इस तरह से। बोलो दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज कुछ इस तरह का है और ये मिड पॉइंट्स है, और अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इस लेंथ की ये लेंथ आधी होगी। बोलो होगी कि नहीं? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए D1 कह दूं तो ये लेंथ होगी D1/2। बोलो होगी कि नहीं? बोलो जल्दी से, D1/2। जितनी भी लेंथ होगी, हमें नहीं पता कितनी है, D1 है और ये D1/2। सेम चीज इधर देखो, एक त्रिभुज इधर भी तो बन रहा है और ये भी मिड पॉइंट्स है, तो ये लेंथ अगर D1/2 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? D1/2। तो ये जो अंदर चतुर्भुज बना है, तो हमने देखा आमने सामने की साइड्स बराबर है। मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, क्या आमने सामने की साइड्स क्या है? बराबर। आमने सामने की साइड्स क्या है भाई? इक्वल है। ये चीज आ गई सर, आपने एक प्रूफ किया, पहले इन दोनों को भी करके देखिए सर। तो एक काम करते हैं सर, मैं इस विकर्ण को भी मिला देता हूँ। अगर मैं इस विकर्ण को मिला दूंगा तो फिर से देखो, ये जरा क्या ये ग्रीन वाला त्रिभुज बन रहा है और ये मध्य बिंदु है और ये लाइन मिला रहे हैं। तो अगर ये लेंथ D2 है तो क्या ये लेंथ
d2/2 होगी क्या। सेम चीज इस साइड देखो, इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, और ये मध्य बिंदुओं को मिलाया। तो अगर ये लेंथ पूरी d2 है तो क्या ये ग्रीन वाली जो लेंथ है ये d2/2 होगी। आमने सामने की लेंथ बराबर होगी, तो आमने सामने की अगर साइड्स इक्वल है दोनों, व्हाइट वाली भी और ग्रीन वाली भी, तो आप हमको बताओ ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। बताओ भाई, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, तो आप कहोगे सर समांतर में भी आमने सामने की बराबर होती है और आयत में भी होती है। हाँ, समचतुर्भुज में भी होती है, लेकिन उसकी चारों साइड्स बराबर होती है। आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि d1 और d2 बराबर है, इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि d1 और d2 बराबर है। तो हम अभी इन दो ऑप्शंस को हटाएंगे कि ये दो नहीं होने चाहिए। ठीक, समचतुर्भुज और वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके चारों साइड्स बराबर होती है। ठीक, अब इन दोनों में भी कौन होगा, तो इन दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर अब क्या आया, डिसाइडिंग फैक्टर ये आया कि जब आप समांतर बनाते हैं तो समांतर में आप देखते हैं आमने सामने की साइड्स पैरेलल तो होती है, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं होते, मतलब ये एंगल 90 के बराबर नहीं होते। और जबकि यही अगर सीधी आकृति होती, ऐसी ऐसी 90 डिग्री बनती तो आयत हो जाता। तो अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अगर ये एंगल कैसे भी करके पता चल जाए तो हम डिसाइड कर पाएंगे, अदरवाइज डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि विकर्ण 90 पे कट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये एंगल 90 पे है तो ये एंगल भी 90 पे होगा, बोलो, तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90। क्यों सर, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है दो पैरेलल लाइंस को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180। लाइन एंड एंगल्स में पढ़ाया था। अब अच्छा एक बात बताओ, लाइन ये अगर 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90। तो ये अगर 90 होगा, विकर्ण दोनों एक दूसरे को 90 पर कट करेंगे, तो ये 90 ये 90, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, अब ये 90 हो गया तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर ये लाइन पैरेलल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90, 90 90 हुआ तो रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब आयत बन जाएगा। और 90 नहीं हुआ तो फिर क्या बन जाएगा, समांतर। और आपसे अगर कुछ नहीं देता, केवल यही कहता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा, तो आप सिंपल सा लिख लीजिए क्या बनेगा भैया, आप बोलेंगे समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा भाई, समांतर चतुर्भुज बनेगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए। हर छोटी बात बताई है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि ये आएगा और कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिए भाई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। नोट करिए जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए एक और कंसेप्ट सीखिए। फिर से मैंने कहा मेरे पास एक चतुर्भुज है कुछ इस तरह का। ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी और डी। क्या नाम दे दिया भाई, ए बी सी और डी। और मैंने कहा कि इसके विकर्ण है, एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, ये है D1 और ये विकर्ण है D2। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक काम करो, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए अगर विकर्ण दिए हो तो। अभी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, आइए पीछे दिखाते हैं आपको। अभी हम लोगों ने एरिया निकालना सीखा था, ये रहा, जब लंब दिए, ठीक है, परपेंडिकुलर्स दिए हो और एक विकर्ण दिया, यहाँ पर क्या दोनों विकर्ण दिए होंगे। ठीक है, चलिए। और सीखा था हम लोगों ने जब चारों साइड्स दी होंगे, चार साइड्स दी होंगी तब, विकर्ण नहीं दी होंगे तब ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आइए हम लोग कहाँ पर पहुंचे, ये। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए या एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है हाफ D1 D2 और इनके बीच का साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ D1 D2 साइन, हाफ D1 D2 साइन। ठीक,
ये किसी भी चतुर्भुज में लगता है, ये किसी भी चतुर्भुज में लगता है। अब सोचो कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर कट करने लगे, अगर मैं कंडीशन बता रहा हूँ, मैं अभी कह नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, थीटा हो सकता है दिया हो सकता है ना दिया हो, ये कह दे कि 90 डिग्री पर है, 90 हुआ तो साइन 90 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो d1 d2/2, तो एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो जब 90 होगा तब d1 d2/2, और जब 90 नहीं होगा तो हाफ d1 d2 और इंटू साइन थीटा, ठीक। अच्छा ये फॉर्मूला और कहाँ कहाँ लगता है, तो चार चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, किसको, समलंब को छोड़कर, समलंब को छोड़कर एक हम लोग पढ़ेंगे आयत, क्या पढ़ेंगे भैया, आयत, और एक पढ़ेंगे समांतर, ठीक। तो इन समांतर और आयत के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन अगर यही क्या बना हो भाई, वर्ग बना हो या समचतुर्भुज, ये वर्ग बना हो या क्या बना हो, समचतुर्भुज, अभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, ये नॉर्मल लगता है, इस दोनों के लिए भी यही लगाते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों होते हैं तो फिर हाफ d1 d2 और साइन 91 हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो ये लग जाता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90, तो इसका मतलब है कि कोई इन चारों में कोई भी चतुर्भुज हो या नॉर्मल कोई चतुर्भुज दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैटेगरी का, ठीक है, नॉर्मल कोई चतुर्भुज दिया हो, अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को थीटा डिग्री पर कट कर रहे हैं, तो फिर उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा, हाफ d1 d2 साइन। बोलो ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, आज बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, अभी किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। चलिए अगला एक और फिर से ले लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है ABC और D। अब अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, और इसके विकर्ण में मिला देते हैं, मैंने विकर्ण मिला दिया, और जब आपने विकर्ण मिलाया तो आप देखिए कि ये क्वाड्रिलेटरल चार हिस्सों में बट गया है, कितने हिस्सों में बट गया है, चार हिस्सों में। कौन कौन सा, मान लेते हैं कि इसका एरिया, ये वाला जो पार्ट है ये दिस वन, इसका एरिया A1 है, ठीक है, और इस वाले पार्ट का एरिया मान लेते हैं A2 है, इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक, इस वाले पार्ट का एरिया मान लेते हैं A3 है, दिस वन, ठीक, और इस वाले पार्ट का एरिया ये वाला मान लेते हैं A4, ठीक है, ये ठीक। तो अगर ऐसा दिया है तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 अपोजिट, ये वाला बराबर होता है A2 इंटू A4, A2 इंटू A4। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ये आगे चल के प्रॉपर्टी आपके समलंब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसमें, समलंब चतुर्भुज में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर चतुर्भुज में लगती है, ये हर एक में लगती है, लेकिन इसमें जाके समलंब में जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिखना नहीं तो पता लगे आप याद कर लो इसको भी, ये समलंब के लिए लगती है। तो ये किसी भी नॉर्मल चतुर्भुज में आप बता सकते हैं क्या, कि इस पार्ट का एरिया इंटू इस पार्ट का एरिया बराबर होता है इस पार्ट का एरिया इंटू इस पार्ट का एरिया। सर हम कैसे मान लें, सर हम कैसे मान लें बताइए। तो चलिए आइए थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं कि कैसे आया। देखो भाई, आप हमेशा दिक्कत कहाँ आती है एडवांस में, मैं बताता हूँ। एडवांस में दिक्कत तब आती है बच्चा जब चीज़ों को रट लेता है एकदम से, रटी रटाई चीज़ों को देखा और उसने रूल बना के रट लिया, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये बना क्यों है। और जब ये नहीं जान पाता है तो वो बेसिक, जिसको बेसिक कहते हैं एक्चुअल में, तो वो आप लगा नहीं पाते। जब चीज़ें बदल के पूछी जाती है तो आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब एप्लीकेशन सीखने की बात थी तब आपने रूल रटे, रूल रटे का मतलब आपने रिजल्ट्स रट लिए। तो रिजल्ट्स रटे हैं तो प्रोसेस कहाँ से जानोगे आप, तो प्रोसेस जरूर देखो, एक बार ही देखो, ताकि आपको समझ में आए कि जब उन चीज़ों को अप्लाई करने की बात हो तो कम से कम उसको लगा तो सकते, है ना। ये हर छोटी बात को हम लोग और आगे सीखेंगे, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये आया कहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करके बताता हूँ, आइए जरा सीखिए, ठीक है। A B C और D विकर्ण खींच लेते हैं, ठीक है। एक ये रहा विकर्ण और ये, ठीक है। चलिए अब अगर ये दोनों कट कर रहे हैं तो आप हमको बताओ, मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा, 90 नहीं क्या पता, थीटा। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180, तो बताओ ये एंगल कितना, 180 माइनस थीटा, बोलो है कि नहीं। अब आपको मैंने ये पढ़ाया ही है लाइन एंगल्स में, ये एंगल्स बराबर होते हैं भैया वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल याद होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये साइड एक्स और ये साइड वाई है, और अगर मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना, क्या निकालना, एरिया, तो आपको पता होगा 1/2 साइड 1 साइड 2 और उनके बीच का साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है, जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, बड़े काम की चीज है। अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, दो साइड्स दे रखी है और उसके बीच का थीटा दे रखा है, तो हाफ एक्स इंटू वाई और इंटू साइन थीटा। ठीक, आइए तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा के देखते हैं। तो हमने कहा था ये पार्ट है A1, क्या है A1, तो क्या होगा हाफ। अब इसको कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, हाफ एक्स एम, एक्स इंटू एम इंटू साइन थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं। इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, हाफ एक्स इंटू वाई इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन। इस वाले पार्ट का निकालना जाए तो 1/2 जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई और क्या होगा, साइन थीटा। इधर का एरिया निकालना चाहे तो क्या होगा भैया, 1/2 क्या होगा, एफ इंटू जेड और इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने जो प्रॉपर्टी लिखी थी क्या, कि ये A1 है, इसको A2 कह देते हैं, ये A3 है और ये क्या है A4। तो A1 इंटू A3, जब आप A1 इंटू A3 कराओगे, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं A1 इंटू A3 कराऊंगा, इधर ले आता हूँ, ठीक है, मैं इधर करके देखता हूँ। जब आप करेंगे A1 इंटू A3, A1 इंटू A3 करेंगे 1/2, 1/2 तो कितना, 1/4। इधर देखो एक्स एम और जेड वाई, एक्स एम जेड वाई और साइन थीटा साइन स्क्वायर। अगर मैं ऐसे ही A2 और A4 करूँ, A2 और A4, तो बताओ क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/4। इधर देखो एक्स वाई एम जेड, एक्स वाई एम जेड साइन, क्या ये दोनों चीजें लिखी हुई बराबर है। आप कह सकते हैं क्या कि A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4, A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4। बताइए भाई, क्या ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ये हर छोटी छोटी बात बता रहे हैं जो एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल में लगता है, जो अभी किसी कैटेगरी को हम लोग बिलोंग नहीं कर रहे हैं कि हम स्पेशल आपको रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ, ये उस कैटेगरी की बात नहीं है। अगर चतुर्भुज मिलता है हमको इस तरह का, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, एक काम करिए, जल्दी से इसको टेक डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे। पोस्टमार्टम का मतलब समझ रहे हैं, पोस्टमार्टम मतलब खत्म, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। चलिए जल्दी से करिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, समझ में आ रही बात है, बोला करो भाई, और लिखते भी रहा करो, क्योंकि बिना लिखे काम चलेगा नहीं। ठीक है, आप लिखेंगे तो ही बातें बनेंगी, नहीं लिखेंगे तो बातें बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी चीज़ें। बेसिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, सारी चीज़ें एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ एक तरफ से। ठीक है, चलिए आइए शुरू से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो आपका एक रिव्यू हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, पोस्टमार्टम कर रहे थे हम लोग। आइए, चतुर्भुज में क्या होता है भैया, क्लोज फिगर होती है किसकी, 4 साइड्स की, 4 भुजाओं की बंधाकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, अगल बगल वाली साइड क्या कहलाती है भैया, संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर हमने आपको बताया कि नॉर्मल अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स दे रखी है, एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, क्या होता है भैया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। ठीक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यही त्रिभुज होता, तो ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए एक आपको विकर्ण दिया और उस पर 2 परपेंडिकुलर्स दिए, दिए 2 परपेंडिकुलर्स, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस और हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक है, तो ये लिखा हुआ। फिर आया कहाँ से, तो उसको मैंने आपको, फिर मैंने एक चीज़ और बताई कि मान लीजिए 2 विकर्ण दे रखे हैं, तो अगर ये ए है ये बी है,
तो इनका जो एरिया होगा ऊपर नीचे त्रिभुज का, जो ए होगा रेशियो और बी होगा, वही रेशियो इनका होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसी पर बेस्ड एक फिर मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, ये दो एंगल दिए हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं तो इन दोनों का ये क्या होता है, आधा होता है। ये चीज मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाई है, ये। फिर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई कि अगर दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हो और जहां पर एक्सटीरियर बना उन दोनों को छोड़ के अगर दो इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं तो इन इंटीरियर एंगल्स का सम इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये भी आपको मैंने बताया। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हो, अगर दो विकर्ण एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हो, 90 डिग्री पर कट कर रहे हो, तो फिर मैंने कहा था आमने सामने की साइड का स्क्वायर का सम, आमने सामने की साइड के स्क्वायर का सम आमने सामने की साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगला मैंने क्या आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई नॉर्मल चतुर्भुज दे रखा है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। आंसर क्या है, समांतर चतुर्भुज। अगर कोई गारंटी ले ले कि ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो फिर समांतर नहीं होगा, फिर बन जाएगा आयत। ठीक भी, आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट कर रहे हो, थीटा डिग्री पर कट कर रहे हो, तो ऐसे केस में इसका एरिया क्या होता है, ऐसे केस में एरिया होता है हाफ d1 d2 इंटू साइन थीटा। क्लियर, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने कहा विकर्ण जब मिलते हैं तो चार पार्ट्स बनाते हैं, चार पार्ट्स का मतलब ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2, ये A3, A4। अगर ऐसे है तो आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन आमने सामने के एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने जानी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अच्छा ये प्रॉपर्टीज नहीं, ये करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, चलिए ये बातें थी, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर पढ़िए, और हम लोग आगे शुरू करेंगे कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो अच्छे से तब तक एंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।